हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर है हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। आज श्वेता हम ऑफिस प्रीमाइसेस में ही हैं, लेकिन खबर हमसे कोई भी छूटने वाली नहीं है। तो देश दुनिया यानी कि आपके शहर, आपके राज्य और देश की बड़ी खबरों के साथ ही साथ विदेशों में क्या हलचल है, सब कुछ आपको बताएंगे हर रोज की तरह। बने रहिए हमारे साथ। तीसरे चरण का मतदान खत्म होते ही अब चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है और इसको लेकर के आज तमाम दिग्गजों की रैलियां अलग अलग जगहों पर हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और अमित शाह की भी आज धुआंधार रैलियां जो है वो होने वाली है। यूपी महाराष्ट्र में अमित शाह की जनसभा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में प्रचार करने वाले हैं। तो आज बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है चौथे चरण के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। यूपी महाराष्ट्र में अमित शाह की जनसभा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दक्षिण में दमखम दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वो मौजूद होने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम योगी आज यूपी में गरजेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो आपको बता दें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। सुबह 9:30 पर श्री राजा स्वामी मंदिर करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मौजूद रहेंगे। 10 बजे के लगभग करीमनगर तेलंगाना में रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे वारंगल में रैली करने वाले हैं। वहीं दोपहर 3:45 पर राजमपेट आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। तो शाम 7 बजे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में वो मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, सुबह से लेकर शाम तक दक्षिण में आज गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की चलिए आपको जानकारी दें तो महाराष्ट्र में रैली होगी। उत्तर प्रदेश के अलावा लखीमपुर खीरी में दोपहर 12 बजे अमित शाह की रैली होगी। हरदोई में दोपहर 1:30 बजे जनसभा करेंगे। कन्नौज में दोपहर 2:45 पर अमित शाह की रैली होगी। महाराष्ट्र के जालना में 6 बजे जनसभा करने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आज यूपी में प्रचार करेंगे। तो तीसरे चरण के चुनाव के लिए देखिए, एक तरफ वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जो मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर को लेकर है। और रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, उसके पीछे का लक्ष्य बताया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने और कैसे विपक्ष को जमकर आड़े हाथों एक बार फिर लेते हुए नजर आए, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो गए हैं, लेकिन हर आने वाले चरण के साथ मुद्दे बदलते जा रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान ही पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासत गर्मा गई। मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 400 सीटें मांगने की वजह बताई। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापिस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आखिर कैसे कांग्रेस राम मंदिर के फैसले को पलटने का सपना देख रही है। कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। वहीं लालू यादव के बयान पर भी सियासत गर्म है।
लालू यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के बयान के बहाने इंडी गठबंधन और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। फिलहाल राम मंदिर के मुद्दे और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इन बयानों पर वोटरों का क्या असर पड़ेगा, ये 4 जून को ही पता चलेगा। तो देखिए, राम मंदिर को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी को फिर एक बार बड़ा मुद्दा मिल गया है। रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा और अब उनको सफाई क्यों देनी पड़ रही है, बीजेपी ने पलटवार कैसे किया, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं है। रामगोपाल यादव ने मंदिर को बेकार बताते हुए कहा कि मंदिर ऐसे नहीं बनते, पुराने मंदिर देख लीजिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। रामगोपाल यादव ने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बना है। उन्होंने कहा कि मंदिर को वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बनाया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो रामगोपाल यादव की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि वो योगी मोदी से बड़े राम भक्त हैं। हमारे तो हम लोगों को तो जाने कितने दिनों से मंदिर, मैंने सीधे सुबह कहा था कि जो योगी जी ये कह रहे हैं कि साहब ये तो हिंदू विरोधी, राम विरोधी और राम भक्त और राम विरोधियों के बीच चुनाव है, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी उम्र है उससे मेरी उम्र ज़्यादा है और मैं पहले से राम भक्त हूँ। जो अपने को ठेकेदार समझते हैं राम भक्त का, उनसे ज़्यादा हम लोग तो बचपन से जब मिलते थे तो राम राम, एक दूसरे से मिलते तो राम राम कहते हैं। ये तो नमस्ते करते रहे, इनने तो राम का नाम केवल पॉलिटिक्स के लिए लिया। इनका क्या मतलब राम से? अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने रामगोपाल यादव के बयान को आड़े हाथों लेते हुए पूरे इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से अगली खबर आपको दिखाते हैं, जो एक पति पत्नी की ऐसी चालाकी और करामात हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पति और पत्नी ने मिलकर यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अगर सीसीटीवी वहाँ नहीं लगा होता, फुटेज सामने नहीं आता, तो इस चोरी का पता भी नहीं चल पाता। देखिए कितने शातिर हैं ये पति पत्नी। कपड़ों का शोरूम दिख रहा है। शोरूम में एक महिला कुछ खरीदती दिख रही है, जिसे शोरूम वाला शख्स सामान दिखा रहा है। इसी दौरान मास्क लगाए हुए एक शख्स नजर आ रहा है। वो इधर उधर घूमकर सामान देखता हुआ नजर आ रहा है। एक नजर में देखकर तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन अगले ही पल कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। वीडियो को हल्का सा आगे देखेंगे तो मास्क लगाए हुए ग्रीन टी शर्ट में दिख रहा शख्स इधर उधर टहलते टहलते सामान देखने का नाटक करते हुए बिलिंग काउंटर के पास जा पहुंचता है और फिर वो धीरे से हाथ बढ़ाकर कैश रखने वाले ड्रॉअर को खोलता है। फिर वो काउंटर से हटकर आगे बढ़ता है और फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगता है। वो एक बार फिर पीछे मुड़ता है, लेकिन इस बार उसकी नजर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, जिसके बाद वो ड्रॉअर को बंद कर देता है और फोन पर बात करते करते शॉप में घूमता है और वो एक बार फिर से बिलिंग काउंटर पर आकर खड़ा हो जाता है। हाथ पीछे बढ़ाकर धीरे से ड्रॉअर खोलता है, उसमें रखी कैश की गड्डी निकालकर अपनी जींस के पीछे की पॉकेट में रख लेता है और फोन पर बात करते करते तेजी से शॉप से बाहर निकल जाता है।
अब उस महिला को देखिए जो मुंह बांधकर पीछे के काउंटर पर सामान खरीदती दिख रही थी। जैसे ही पैसे चोरी कर वो शख्स दुकान से बाहर जाता है, महिला भी बेचैन सी दिखती है, इधर उधर देखने लगती है और फिर वो दुकान के गेट पर जाकर चेक करती है। महिला अपने फोन से उसी शख्स को फोन करके पूछती है और दुकानदार को कुछ कहकर बिना सामान खरीदे वहाँ से निकल जाती है। महिला और शख्स की सांठगांठ से चोरी का ये वीडियो भुवनेश्वर से सामने आया है, जहाँ पति पत्नी ने कपड़े की दुकान में कैश चोरी को अंजाम दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब ड्रॉअर में रखी 500 के नोट की गड्डी गायब होने पर दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। घटना भुवनेश्वर के बड़ा गाड़ा इलाके की है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन तीसरे चरण के मतदान के दौरान मध्य प्रदेश के भिंड में लाठी डंडे चल गए। दो पक्षों के बीच ऐसी मारपीट हुई, इतना हंगामा हुआ कि कुछ घंटों के लिए वोटिंग वहां पर रोकनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, मारपीट हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, चीख पुकार मची है, कई लोग आपस में भिड़ रहे हैं। जमकर हाथापाई की तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सामने आई हैं, जहां मंगलवार को हुई तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान दो पक्षों में भयंकर विवाद हो गया। फर्जी वोट डालने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में इतनी ज्यादा मारपीट और बवाल हुआ कि दोनों तरफ से हुए हमले में 13 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में फर्जी वोट डालने और रोकने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पहले मामला गाली गलौज तक रहा, लेकिन बात बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे भी चला दिए। पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुकवा दी गई। कई घंटों तक घमासान मचा रहा। वोट डालने पहुंचे कई ग्रामीण बवाल के चलते बिना वोटिंग किए घरों को लौट गए। हंगामे और मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काफी देर तक किया। घटना भिंड जिले के भदौरियन के पूरा गांव की है। यूपी के पीलीभीत से खबर है, जहां बताया जा रहा है जिला अस्पताल की एक महिला कर्मचारी का कारनामा तेजी से वायरल हो रहा है। और इस नर्स ने अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा किया जिससे डॉक्टर से लेकर मरीज तक, मरीज के तीमारदार तक हर कोई हैरान रह गया। और नर्स का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप भी देखिए। पीलीभीत जिला अस्पताल का एक अजीबोगरीब वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला नर्स वार्ड के अंदर काला चश्मा लगाकर पूरे ठाठ के साथ वार्ड में स्कूटी घुमाती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस अजब गजब वीडियो को देखिए। कैसे मरीज और तीमारदार लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और इसी बीच सफेद स्कूटी पर सवार ये नर्स वार्ड में ही तेजी से घुसती हुई दिखाई देती है। महिला नर्स की इस हरकत को देख वहां मौजूद मरीज और अस्पताल स्टाफ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। स्टाफ नर्स की मनमानी के आगे तीमारदार खुद को बचाते हुए नजर आए। इस दौरान महिला नर्स फुल एक्शन और टशन मोड में नजर आती हैं। वो काला चश्मा लगाकर स्कूटी चलाते हुए अपनी वीडियो बनवा रही हैं। हालांकि वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हो रही है। मामले में अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं। सीएमओ आलोक कुमार ने आरोपी महिला नर्स के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। और एक बड़ी सियासी खबर आपको बताते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद के पर कतर दिए हैं। उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है। हालांकि आकाश आनंद के पिता को उनके पदों पर बरकरार रखा गया है। अब बीच चुनाव में मायावती ने ये कदम क्यों उठाया, आकाश आनंद का कौन सा बयान सुर्खियों में था, क्या उसको लेकर ये एक्शन लिया गया है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अहम पदों से मुक्त कर दिया है। अब आकाश आनंद ना तो मायावती के उत्तराधिकारी हैं और ना ही नेशनल कोऑर्डिनेटर। मायावती ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आकाश आनंद मैच्योर होने तक दोनों पदों से मुक्त रहेंगे। हालांकि मायावती ने अपने भाई के पदों को बरकरार रखा है। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को लेकर मायावती पर निशाना साधा है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं।
क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। आकाश आनंद बीते कुछ दिनों में अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे थे। यूपी के सीतापुर में उन्होंने बीजेपी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद आकाश आनंद की रैलियां और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। अब चर्चा है कि इन्हीं बयानों के चलते आकाश आनंद पर ये कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। लगातार वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के मुद्दे पर भी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। यूपी के बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सीएम योगी ने पाकिस्तान का नारा लगाने वालों पर और क्या कहा, सुनिए। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखो मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। और बीच चुनाव में बीजेपी के लिए एक झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा सरकार अल्पमत में आ गई है। 3 विधायकों ने सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अल्पमत में आने के बावजूद हरियाणा सरकार सेफ कैसे है? 3 विधायकों ने किन मुद्दों पर समर्थन वापस लिया है? हुड्डा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी सरकार संकट में आ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने नायब सिंह सैनी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है। इन तीनों विधायकों ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। तीनों विधायकों ने समर्थन वापसी के लिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को समर्थन वापसी के लिए पत्र भी लिखा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार के पास अभी 43 विधायकों का समर्थन है। 3 विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं, जबकि बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए। विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 6 है। इसके अलावा विधानसभा में एनएलओ का 1 और हलोपा का 1 विधायक है। हालांकि अल्पमत में होने के बावजूद सैनी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद 2 महीने पहले ही 12 मार्च को मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी ने सीएम के तौर पर शपथ ली थी और 13 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और इसमें सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था। इससे पहले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के सहारे मनोहर लाल विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रहे थे। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अल्पमत में सरकार होने के बावजूद बीजेपी की सरकार सुरक्षित है।